कनाडा इंडिया रिलेशनशिप, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक इसलिए है कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन बैकग्राउंड लिव इन कनाडा। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है कनाडा की 37 मिलियन पॉपुलेशन में। और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है। अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भारत का बहुत जिक्र नहीं करते और अवॉइड करते हैं, मगर अब इंटरनेशनल स्टेज पे, वर्ल्ड स्टेज पे भारत का जिक्र किए बगैर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भी नहीं रह पा रहे। और ये वो सारी बातें हैं जो आज हम करेंगे एक ऐसे गेस्ट के साथ स्टूडियो के अंदर जो इन सारे इश्यूज पे गहरी नज़र रखते हैं, और ना सिर्फ गहरी नज़र रखते हैं बल्कि कनाडा इंडिया रिलेशनशिप में अपना किरदार भी अदा करते हैं, चाहे वो बिज़नेस का कॉरिडोर हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, और चाहे वो मीडिया का हो। और मेरे साथ इस वक्त इम्पैक्ट मीडिया और इमैक के फाउंडर एंड डायरेक्टर विपुल जानी भाई स्टूडियो में मौजूद हैं। विपुल भाई, स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ताहिर जी। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने थोड़ा सा परिचय बांधा, मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन के करीब, हाँ जी, 37 मिलियन टोटल पॉपुलेशन में हम लोग रहते हैं। हाँ। अगर भारतीयों को छोड़ के अगर आप साउथ एशियन को भी डालें, जैसे बांग्लादेशी, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, तो 1 मिलियन ये भी, बल्कि ओवर 1 मिलियन ये भी बन जाते हैं। हाँ, जो कि सब के सब हम भारतीय हेरिटेज के हैं। हाँ, हाँ, जो मर्जी अपने आप को कहें, अपने बारे में झूठ बोलें, जो मर्जी कहें, तो वी आर ऑलमोस्ट 3 to 4 मिलियन पीपल, Right. जस्ट 37 मिलियन हाँ, पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग एवरी ईयर एंड ग्रोइंग। ठीक है, इस सारे में पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इम्पैक्ट मीडिया आईमेक का जो जर्नी है और आपका अपना जर्नी है, वो कैसे हुआ, कब आप कनाडा में आए और कैसे सारा ये काम शुरू होता है? कनाडा में तो मैं आया था 2000 में, आज से 22 साल पहले। सो काफ़ी अलग था उस वक्त। तो पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, पॉपुलेशन इतनी सिग्निफिकेंटली विजिबल भी नहीं थी, इतने ज़्यादा अपने कोई टेम्पल्स वगैरह नहीं थे, बिजनेस कम्युनिटी भी इतनी स्ट्रांगली रिकग्नाइज नहीं थी, एसोसिएशंस इतने शायद ज़्यादा नहीं थे। सो उसके बाद ये काफ़ी ग्रोथ होना शुरू हुआ। अभी पिछले 5-7 साल से तो आप स्टूडेंट ले लो या स्किल्ड इमिग्रेंट ले लो, जो आज इमिग्रेंट्स कनाडा में आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर अभी शायद इंडिया इज़ एट नंबर 1, और ये ट्रेंड आने वाले भी 20 साल तक रहेगा, क्योंकि कनाडा को चाहिए स्किल्ड इमिग्रेंट्स, इंडिया के पास काफ़ी है टू प्रोवाइड। सो इट वर्क्स फॉर बोथ कनाडा एंड इंडिया। तो मेरा खुद का तो जर्नी 2000 से स्टार्ट हुआ कनाडा में। बैकग्राउंड वैसे मेरा मीडिया से है। आज करीब 1989 से मैंने स्टार्ट किया था टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो 89 से लेके आज तक 33 इयर्स नाउ। और प्रीवियसली मैंने इंडिया टुडे के साथ भी काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया, कुछ और पब्लिकेशंस में काम किया। 3-4 साल में ईस्ट अफ्रीका में रहा, नैरोबी में, केन्या में, तो वहाँ पे भी केन्या, युगांडा के कुछ पब्लिकेशंस के लिए मैं लिखता था। और 22 साल में से करीब 17-18 इयर्स मेरे खुद के न्यूज़पेपर्स थे कनाडा में। तो मेरा इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर था, गुजराती का भी था, एक पूरा मेरा रेडियो का भी शो हुआ करता था, एक कम्युनिटी डायरेक्टरी में करता था, एक बिजनेस डायरेक्टरी भी थी। एंड देन आई वाज अ मेंबर ऑफ सेवरल इंडो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस। पैनोरमा इंडिया में भी था एक टाइम में, ब्रीफली एज ए डायरेक्टर। तो काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ की, मीडिया रिलेटेड काफ़ी काम किया। एंड देन दी जो डाइवर्सिटी मीडिया बोलते हैं या एथनिक मीडिया जिसको बोलते हैं, सो उसके सिचुएशन स्टार्टेड चेंजिंग, नॉट फॉर द बेटर, 2012 के आसपास। एंड देन इट बिकेम अ बिट ऑफ अ चैलेंज टू सस्टेन द क्वालिटी। और मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि कोई भी चीज़ जो करो वो दिल से करो, अच्छी करो, अगर ना कर सको तो फिर कुछ और करो, रादर देन कॉम्प्रोमाइज़ आपके एथिक्स या आपकी वैल्यू सिस्टम,
उसमें ना आपका फ़ायदा है ना किसी और का फ़ायदा है, एंड देन यू कांट फेस योर सेल्फ इन द मिरर एट द एंड ऑफ द डे, एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। मैं जब मिरर में देखूं तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो इट वॉज गेटिंग टू दैट पॉइंट कि जहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा था एक क्वालिटी जर्नलिज्म को मेंटेन करना। So then it was a very hard decision, and I decided to sell the newspaper and move out. So that's what I did in 2015. So almost 26 साल की मीडिया करियर के बाद एक करियर का एक पीरियड आता है हर एक की लाइफ में। सो 2015 में वो मेरा फेज था, एंड देन आई वाज जस्ट स्टेयरिंग इन अ ब्लैक होल कि अब क्या करें, कुछ और किया नहीं लाइफ में कभी। तो मुझे 1-1.5 साल लगा। कई बीच में मैंने 1-2 और भी कुछ और कोशिश की, रियल एस्टेट का लाइसेंस लिया, मॉर्गेज का लाइसेंस लिया, पर कुछ जम नहीं रहा था। सो एज दे से वंस ए जर्नलिस्ट ऑलवेज ए जर्नलिस्ट। तो कुछ दिमाग में बैठ नहीं रहा था क्या करें, वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट, कुछ अपने लिए भी मीनिंगफुल काम हो। एंड देन एन अपॉर्चुनिटी केम टू वर्क फॉर ए इंडो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन आई जॉइंड देम। तो 2 साल मैंने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस नेम्स वगैरह, बट दैट ब्रॉट मी बैक टू माय स्ट्रेंथ, which was working with business leaders, political leaders, and showed me a way forward कि this is what I am made for. Maybe जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ। कि अगर आप लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट फेस नहीं करते हैं तो देन यू आर स्टक विद द स्टेटस को। इंसान अपनी लाइफ में इतना एडजस्ट हो जाता है कि उसको आगे का कुछ दिखता नहीं है। यू डोंट चैलेंज योर सेल्फ, और आपका ग्रोथ भी नहीं होता फिर। आप उसी सर्कल में घूमते रहते हो, आपके बिल्स पे हो रहे हैं, बट उसमें कोई लॉन्ग टर्म का कोई गेन नहीं है किसी को। एंड देन आई सेड चलो एक हिसाब से जो अच्छा हुआ, बिकॉज काफ़ी मैंने मार भी खाई लाइफ में। एक्सपीरियंस भी कम था, कोई गाइड करने वाले नहीं थे। So I learned a lot by making mistakes, so I am much more richer now in terms of experience. So 2018 से I have been focusing primarily on the Canada-India corridor. तो उसके अंडर में I do a lot of conferences, round tables, events. I host delegations also. अभी recently जो अपने इंडिया के नए हाई कमिश्नर आए हैं कनाडा में, मिस्टर संजय कुमार वर्मा, तो उनके लिए हमने एक वेलकम रिसेप्शन किया था ब्रैम्पटन के लायन हेड गोल्फ क्लब में, विच वाज वेरी वेल रिसीव्ड। मोर देन 110 पीपल पार्टिसिपेटेड। तो अभी ये स्पेशली IMEC के प्लेटफॉर्म में आई बीन डूइंग इट अंडर सिंस 2019। कंपनी सेम कंपनी है सिंस 2000। आई रीनेम्ड इट इन 2019। तो पिछले 4 साल से आई वुड से आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी ऑनर्ड कि आज ऐसा सिचुएशन 4 साल के बाद क्रिएट हुआ है दैट प्रैक्टिकली एनीवन दैट आई इनवाइट, दे मोस्ट ऑफ देम पार्टिसिपेट, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, अलग अलग कैनेडियन प्रोविंसेस के डेप्यूटी प्रीमियर्स हो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, MPPs हो, सिटी काउंसिलर्स हो, रीजनल काउंसिलर्स हो, हाई कमिश्नर्स हो, कॉन्सल जनरल्स हो, इवन US एम्बेसडर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कैबिनेट मिनिस्टर्स, बैंक्स के, लार्ज बैंक्स के प्रेसिडेंट CEOs, ऐसे बिजनेस ओनर्स जिनका 100 मिलियन 200 मिलियन में टर्नओवर्स हैं, मोर देन दैट, सो जैसे जिसको हम इन शॉर्ट मूवर्स एंड शेकर्स बोलते हैं, मोस्ट ऑफ देम नाउ पार्टिसिपेट very very regularly at all IMEC events, roundtables, conferences. So it feels very good, and I am very happy that I am back at doing what I love to do, and now I can see some positive contributions also happening because of that. जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें बताया जो आपका जर्नी रहा उसके कॉन्टेक्स्ट में। आपने बताया कि 2000 में आप आए, तब कम्युनिटी भी कम थी। मुझे भी याद है, मैं भी 1998 में इस देश में आया। तो इस तरह के वो जो हमारे नंबर्स थे या इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो नहीं थी। अभी आपने हाई कमिश्नर जो भारत के हमारे यहाँ पे नए आए हैं संजय कुमार वर्मा जी, उनके साथ किया, एंड थैंक यू, आपने हमें भी इनवाइट किया, हम भी वहाँ पे थे और वो बहुत बढ़िया इवेंट था। थैंक यू। जो वहाँ पे बातें हुई, मैं उन्हीं बातों को
थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। वो आपके IMEC का एक तरह से एजेंडा है, कनाडा इंडिया कॉरिडोर। आपने कहा कि सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग, बिजनेस के हों, पॉलिटिक्स के हों, वो आपके यहाँ आते हैं, बात करते हैं। अब जो इस वक्त हमारा नंबर है, एटलीस्ट 2 मिलियन तो है ही है, राइट। और हमारे बैकग्राउंड के जो लोग हैं साउथ एशियन, उनका 3 to 4 मिलियन नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ की पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हैं। मैंने अपने परिचय में कहा था, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का अपना वोट बैंक है, उनकी अपनी सोच है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हार्पर थे तो उनका एक डिफरेंट था स्टाइल, और अब फिर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भी ट्रबल में है। देखेंगे आगे जाकर कि 2025 के इलेक्शन में क्या होता है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये बताइए कि इस वक्त कनाडा और इंडिया के जो रिलेशनशिप है, उनके राह में क्या रुकावटें हैं, और क्या उन दोनों कंट्रीज के, चूंकि हम लोगों का दोनों देशों से ताल्लुक है, राइट, ठीक है, वी ओन बोथ सिविलाइजेशंस, बोथ कंट्रीज। तो क्या रुकावटें हैं और क्या अच्छा भी चल रहा है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए। श्योर। सी, रुकावटों में तो एक ही चीज़ है जो कि इंडिया ने अभी समझ ली है और अभी कनाडा को समझने की ज़रूरत है, वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये 75 इयर्स के रिसेंट हिस्ट्री में हमने देखा बैक इन इंडिया। बाय द वे, आप भारत बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मेरी हर एक स्पीच में मैं इंडिया, दैट इज़ भारत, दैट इज़ हिंदुस्तान, ऐसे बोलता हूँ, तीनों नाम। बट आजकल इंडिया इंडिया ही हो रहा है, भारत वर्ड बड़ा कम सुने देता है। सो थैंक यू फॉर क्योंकि मेरा भारतीय सिविलाइजेशन से ताल्लुक है, मैं तो बहुत ही इसको प्राउडली कहता हूँ। हाँ, सो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। सो ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स ही है जो कि कनाडा को भी डुबो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मैं बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल किसी भी कंट्री की पॉलिसीज़ इसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बननी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म में गेन को ध्यान में रखते हुए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता है हमेशा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट चाहिए, बट वो वोट आपको सभी लोगों के लिए अच्छा काम करके भी मिल सकते हैं, रादर देन डूइंग बिट्स एंड पीसेस फॉर दिस कम्युनिटी, दैट कम्युनिटी, उसमें लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है। बिकॉज देन यू आर पिटिंग वन कम्युनिटी अगेंस्ट दी अदर, वन काइंड ऑफ पीपल अगेंस्ट दी अदर काइंड ऑफ पीपल। तो ये सारी राजनीति हम भारत में बहुत सालों से देख चुके हैं, और अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं, तो दैट अप्लाइज टू ऑल नेशंस। वो कनाडा पे भी इतना लागू होता है। और डिप्लोमेसी में चलो एक विजिट आपकी ख़राब हो गई, हिंदुस्तान जब गए थे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, हो गया, अभी उसको आप रिवाइंड नहीं कर सकते टेप को, राइट। तो उसको पकड़ के बैठे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यू मूव ऑन, यू लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स, राइट। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई देश भी परफेक्ट नहीं होता। तो गलतियाँ होती है, सबसे होती है, उसको एक्सेप्ट करो एंड मेक श्योर दैट यू मूव ऑन फ्रॉम दैट। अदरवाइज उसका एक्सपीरियंस का फ़ायदा क्या हुआ इफ़ यू डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट। जैसे बोलते हैं ना, इफ़ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू आर बाउंड टू रिपीट इट। तो अभी वही हो रहा है कि उसको ईगो इशू बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको पकड़ के बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और कनाडा का कोई तुक नहीं बनता कि वो इंडिया की इंटरनल राजनीति में किसी प्रकार से कोई दखल दे, राइट। आज आपका पॉपुलेशन गिन लो, आज आपका मिलिट्री पावर गिन लो, इकोनॉमिक पावर गिन लो, हर एक लिहाज से इंडिया इज़ वे हेड। तो इट्स अ राइजिंग पावर। वो ध्यान में रखते हुए कितना डायस्पोरा यहाँ पे है, नॉट ओनली नंबर्स बट कंट्रीब्यूशन देख लो आप, इंडो कैनेडियन कम्युनिटी का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देख लो आप। पॉलिटिक्स तो ठीक है, वेरी विजिबल, तो नोटिस होता है, राइट। इतने एमपीज़ हैं आपके, इतने एमपीपीज़ हैं, अलग अलग प्रोविंसेस में भी है, हर जगह पे है। बट आप फंड रेज की बात करो, किसी भी हॉस्पिटल्स, किसी भी वर्दी कॉज के लिए जो फंड रेज होता है कनाडा में, अगर कोई ऐसी किताब लिखे, मेरे हिसाब से किसी को लिखनी चाहिए कि हॉस्पिटल्स के लिए, क्रिटिकल चीज़ों के लिए, स्कूल्स के लिए आज जो फंड रेज हो रहा है कनाडा में, अलग अलग गाला वगैरह में, ये वो बहुत से होता है, उसमें इंडो कैनेडियंस का कंट्रीब्यूशन क्या है। दे आर कंट्रीब्यूटिंग बिग मनी, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरीवेयर। तो वो सिर्फ नाम के लिए तो नहीं हो रहा,
कई ऐसे डोनर हैं जो एनोनिमस भी होते हैं, जो अपना नाम भी नहीं देना चाहते। कुछ ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ पर्सनली, जो कि डोनेट करते हैं काफ़ी, और दे में के कंडीशन कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, राइट। कहीं पे भी लिखो नहीं, बोलो भी नहीं, दिखाओ भी नहीं, बट पैसे देते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम को सपोर्ट भी करते हैं। सो ये कंट्रीब्यूशन इंडियन कम्युनिटी का, इंडियन ओरिजिन लोगों का कनाडा में है, तो उसको रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। और अगर दोनों कंट्री के बीच में अच्छे रिलेशन होते हैं तो उसमें इंडिया का तो फ़ायदा है, कनाडा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, राइट। ना कि आपको सिर्फ इमिग्रेंट्स चाहिए, बट आपको काफ़ी नॉलेज भी चाहिए। आज दुनिया भर में जितने भी ग्लोबल कॉरपोरेशंस हैं, वो सारा लिस्ट उठा के देख लो आप, तो टॉप 100 ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज़ में से कितने के CEOs आज इंडियन ओरिजिन है, राइट। तो वाई इज़ US गेटिंग एवरीबडी, वाई नॉट कैनेडा, यू नो। सो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली जो इंडो के पैसिफिक स्ट्रेटेजी अनाउंस की, सो जैसे मैंने अपनी रिसेंट स्पीच में भी बताया था, आई वुड नॉट लूज़ एनी स्लीप ओवर इट, क्योंकि हमारी करंट गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट, बातें बहुत अच्छी करती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में शायद थोड़ा सा पीछे है, राइट। वी हैव सीन दैट मोर देन वन इंस्टेंस। तो इसमें भी एक कंपल्शन है, US का भी प्रेशर होगा। कई ऐसे पैक्ट है, ऑकस है, जिसमें कनाडा को नहीं शामिल किया गया, राइट। या 5 Eyes में वी वर द लास्ट वन टू डू मैनी थिंग्स। तो कनाडा वॉज फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, नॉट ओनली विथ इंडिया बट विथ देयर ओन 5 Eyes पार्टनर्स। तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो आई थिंक कनाडा इज़ डूइंग इट बिकॉज दे नाउ हैव टू डू इट, to be part of that group of 5 and to not be left behind. But इसको अगर sincerely, if they are really serious about it, then जैसे बोलते हैं ना कि इसको करके दिखाने की ज़रूरत है, सिर्फ बोलने की नहीं। कि you really want good relations with India, then first of all जो भी यहाँ पे एंटी इंडिया चल रहा है काम, बड़ा विजिबल है आजकल, तो एवरीबडी नोज़, तो उसमें कोई ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एवरीबडी नोज़, इट्स ऑल अराउंड अस। तो सबसे पहले तो उसको रोकने की ज़रूरत है, उसको जहाँ से सपोर्ट मिल रहा है वो कट करने की ज़रूरत है, एंड दैट विल ओनली सेंड अ मैसेज दैट कैनेडा रियली वांट्स गुड रिलेशंस विद इंडिया। जब तक वो नहीं होता तब तक बाकी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को बोलने का, ऑन पेपर डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। जो आपका अंदर से पहले इलाज करना पड़ेगा, बाहर से कुछ भी अच्छा दिखे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो ये मेरी फीलिंग है, मैं बोलता भी हूँ। और अपनी कम्युनिटी में बिजनेस लीडर्स पर्टिकुलरली दैट गिव अ लॉट ऑफ डोनेशंस, फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज, आई थिंक वी नीड टू पुट आवर केस मच मोर स्ट्रांगली इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग हैप्पी टेकिंग सेल्फीज विद पॉलिटिकल लीडर्स। यू नो, क्या करते क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है टू फर्दर द बायलैटरल रिलेशंस। और सिर्फ बोल के चले गए वो अब नहीं चलेगा। वी आर पास दैट स्टेज कि बस आए, अच्छी स्पीच दी, यू नो, हमने तालियां बजाई, खाना खाया, घर चले गए। दैट टाइम इज़ नाउ गॉन। राइट नाउ द टाइम इज़ फॉर एक्शन, टाइम इज़ टू शो द रिजल्ट्स, कि आप करते क्या है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, और फॉलोअप क्या है। सो फॉलोअप हम लेने में शायद वी आर नॉट दैट एग्रेसिव, यू नो, कि बात हो गई, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपने जो बोला था तो उसका हुआ क्या। So that is what we need to do. And the other thing I would strongly recommend is कि many Indo-Canadian organizations है यहाँ पे काम कर रहे हैं, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, बट अभी भी जैसे जैसे अपने नंबर्स बढ़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली डिवीजन भी बढ़ रहे हैं। तो इट इज़ हाई टाइम, यू नो, दैट मे बी once, twice, 3 times a year all major Indo-Canadian bodies should appear together, should host some events together, जिसमें सारे लोग एक साथ हो स्टेज पे। तो मेरी इवेंट्स में हमेशा मैं बाकी सारे चैम्बर्स को, इवन मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस को, आई इनवाइट ऑल ऑफ देम, और सब आते भी हैं। तो मेरा कोई ऐसा ईगो इशू नहीं है, मुझे कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। क्यों हम ऐसे अभी भी सोचते हैं कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, तो एक दूसरे को हमेशा कॉम्पिटिशन क्यों सोचते हैं। वाई कांट वी डू अ फ्यू थिंग्स टुगेदर, कि इसमें क्या नुकसान हो जाएगा किसी का। प्रोफाइल उनका बढ़ेगा तो साथ में आपका भी तो बढ़ेगा, यू नो। अगर वो आपसे कुछ गेन करते हैं तो आप भी तो कुछ गेन करेंगे सामने। और ओवरऑल ये एक मैसेज जाएगा कि एट द एंड ऑफ द डे
we have now grown beyond that narrow mindedness, we have grown beyond that divisiveness, और अभी ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं चलेगी. You know, at the end of the day we see where the larger interests are, not just for India but for us and for our kids, second generation. So I would say अभी Canada India relations finally maybe by compulsion और ये टाइटैनिक सॉर्ट ऑफ, टाइटैनिक तो नहीं बोलूँगा बिकॉज उसका तो एंड बड़ा ख़राब हुआ था, बट इज़ अ लार्ज शिप विच इज़ नाउ seems that it is now being forced to turn slowly towards more positive relations, or whatever we as a community can contribute, I think we should contribute in any way possible, by bringing people together, by talking about it publicly, openly, bluntly sometimes, not worrying about कि किसको क्या लगेगा. अभी किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब अच्छा काम होगा तो सबको अच्छा ही लगेगा. So that's what we need to do, and एक शुरुआत अच्छी अभी हो रही है ऐसा लग रहा है, and I hope that relations improve further, faster. It will be good for both countries. देखिए बात ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है विपुल भाई, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो बात ये है कि हमारे बारे में जो परसेप्शन है मेन स्ट्रीम मीडिया का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पॉलिसी मेकर्स का, वो अनफॉर्चुनेटली टू फोल्ड है. एक तरफ से तो वो हमारी कंट्रीब्यूशन को समझते हैं, मगर दूसरी तरफ हमें अटैक किया जाता है, स्पेशली जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफिस में आए हैं 2014 से कि भाई ये जो इंडियन कम्युनिटी, मैं उसको भारतीय कम्युनिटी कहता हूँ, में से जो ऑफ कोर्स नेचुरल है कि वो जो धर्मा के लोग हैं वो बहुत हैं, और वो धर्मा पे एक अटैक हो रहा है. आई कॉल माई सेल्फ आई एम ए हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ, बिकॉज ये मेरी आइडेंटिटी है. हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में शाय नहीं होना चाहिए. Right. अब हम जो बार बार थोड़ा सा अपने आप को हिंदुस्तानी या भारतीय कहने से कतराते हैं, हम शाय हैं अपने बारे में भी कि नहीं हम चलिए ये नहीं कहते कनाडा के समाज को कि हम हिंदू हैं. क्यों नहीं कहना हमें? राइट. हमें गर्व से कहना है. हाँ, आपकी आइडेंटिटी है वो. मैं ये कहता हूँ गर्व से, और ये आइडेंटिटी कोई छोटी आइडेंटिटी नहीं है. राइट. ये द मोस्ट पीसफुल आइडेंटिटी ऑफ द प्लैनेट, मोस्ट नेचुरल वे ऑफ लिविंग ऑन द प्लैनेट. तो मुझे तो ये बात गर्व के साथ कहनी है कि भाई मैं हिंदू हूँ, भले से मेरा नाम ताहिर है. राइट. मैं अपने आप को कहता हूँ आई एम अ हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ. ठीक है, इस्लाम इज अ फेथ क्लब, बट माई आइडेंटिफिकेशन, माई सिविलाइजेशन इज अ हिंदू सिविलाइजेशन. अच्छा, ये बात क्या हम और आप जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें डेमोनाइजेशन बहुत दिखती है. राइट. हमारे खिलाफ आते, तो क्या हमें ये एस्टैब्लिश करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? इसको सी अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट शाय इन आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ, तो एस्टैब्लिश तो अपने आप हो ही जानी है. लेकिन हम शाय कर रहे हैं ना. कर रहे हैं, बट वो इंडिविजुअली होगा, मतलब कलेक्टिवली आप नहीं कर सकते. सारी कम्युनिटी को आप एक साथ खड़ा करके नहीं बोल सकते कि सब बोलो हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं. वो होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए. रिलीजन इज़ एन इंडिविजुअल मैटर, तो वो सबके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए. वो अपने मैं इसलिए विपुल भाई आपको टोक रहा हूँ कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं. Right. जो हमारा मेन स्ट्रीम का मीडिया है, मेट्रोलैंड ग्रुप है, जो वो बाकायदा टारगेट करके, कलेक्टिवली टारगेट करके लिख रहे हैं. अब ये इसमें फेथ इंडिविजुअल मैटर नहीं रहा. राइट. जब वो हमें कलेक्टिवली टारगेट करके हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो हमें भी फिर कलेक्टिवली अपनी आइडेंटिटी के बारे में एसर्ट तो करना होगा. अब इसमें एक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा. जो आपने नाम मैं किसी मीडिया हाउस का या किसी का नाम नहीं ले रहा, बट एक फैक्ट ये भी है कि आज जहाँ जहाँ पे भी एंटी हिंदू, एंटी इंडिया जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज या मीडिया हाउसेस जो भी है, इवन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, देयर आर मैनी ऑफ देम, जहाँ पे ये सारा गार्बेज चल रहा होता है, उसके फंडर्स कौन है? उसमें कई इंडियन ओरिजिन के लोग भी होते हैं.
और काफ़ी स्मार्ट लोग हैं, काफ़ी स्मार्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल दैट गिव मनी फंडिंग. तो क्यों देते हो भाई? पुल योर फंडिंग, आस्क देम क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. इफ़ यू डोंट स्टॉप, विल नॉट फंड यू एनी मोर. ऐसे मीडिया हाउसेस को हम सब्सक्राइब क्यों करते हैं? उसका सब्सक्रिप्शन क्यों लेते हैं? उसको पढ़ते क्यों हैं, देखते क्यों हैं? ये एक बॉयकॉट वाली बात नहीं है, बट एक अवेयरनेस वाली बात है. यू सी कि द डे यू स्टॉप सपोर्टिंग देम आइदर बाय सब्सक्राइबिंग टू देम और बाय फंडिंग देम, तो अपने आप ये मैसेज जाएगा कि अब ये नहीं चलेगा. सो ये इंडिविजुअल अवेयरनेस की बात है. और कॉरपोरेट लेवल पे मैसेज ज़्यादा जल्दी जा सकता है, बिकॉज व्हेन द चेक स्टॉप्स पीपल नोटिस, राइट. तो वो पहले वो चेक स्टॉप करने की ज़रूरत है जहाँ जहाँ पे ये फंडिंग हो रही है, एटलीस्ट बाय आवर ओन पीपल. तो उसमें अपना फ़ायदा मत देखो कि मेरा नाम उधर लगा है, मेरे नाम का बोर्ड लगा है, बट एट वॉट कॉस्ट, so that is what we have to see, especially in academic institutions और media houses, जहाँ जहाँ पे भी पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसको जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग फंड कर रहे हैं, दे नीड टू टेक स्टॉक कि उनके फंडिंग का यूज़ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. इज़ इट पॉजिटिव यूज़, इज़ इट यूज़ फॉर सम एजेंडाज, फर्दरिंग सम एजेंडाज, एंड देन यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट. एंड बाकी तो मतलब जो अपनी आइडेंटिटी है, you don't have to wear it on your sleeve everywhere, but when it comes to that, इसमें गलत क्या है? अगर आप बोलते हो हाँ भाई मैं इंडियन ओरिजिन से हूँ, भारत से हूँ, या हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, तो दैट्स अप टू यू. किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? हमें किसी का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? अगर हम बोल रहे हैं कि नो, इंडिया हैज़ अराइव्ड, दिस इज़ आवर सेंचुरी, तो हमें किसी का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? मुझे तो कभी किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि तुम अच्छे हो, बुरे हो, ये हो, वो हो. आई नो वॉट आई एम एंड आई नो वॉट आई एम कैपेबल ऑफ. तो अपना काम बोलता है ना. इंडियन कम्युनिटी का काम कनाडा में बढ़ चढ़ के बोल रहा है आज. तो बी प्राउड ऑफ इट एंड बी प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी ऑल्सो. हमें अननेसेसरी हमेशा गोरे लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए होता है. अगर 100 लोग अपने ही लोग तारीफ़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अगर 5 गोरे लोग तारीफ़ करें तो हम हाँ वी हैव अराइव्ड. So that mindset has to change. Everybody is equal. I don't look at people as black, white, this, that. It's a human being. So be true to yourself. Then only बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है. So that's the way I look at myself. That's the way I carry myself, and that's the way our community should also carry itself. आपसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर होती रहेंगी आने वाले दिनों में. हर शो का एक वक्त होता है, लेकिन आज के शो में आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस तरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं या इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहे हैं दोनों देशों के तल्लुकात को, और इतने बड़े नंबर्स हमारे यहाँ पे रहते हैं, उन नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी अप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में आप ये बताइए कि आने वाले जैसे कहते हैं फ्यूचर करीब में, फ्यूचर में आपको क्या दिखता है कि हम कैसे अपने आप को एज कम्युनिटी इन पॉलिटिक्स, इन मीडिया, इन बिजनेस और कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं. और यहाँ पर मैं एक दूसरा सवाल भी जोड़ता हूँ कि हमारा मीडिया नैरेटिव जो है यहाँ पे वो वीक है बहुत. हमारे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, नंबर बड़े हैं, कैसे उसको भी हम बेहतर करें अपने मीडिया नैरेटिव को? मीडिया का जो कि मेरा खुद का भी मीडिया का बैकग्राउंड है 30 साल से 30 इयर्स प्लस, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था 1989 में, उस टाइम पे मीडिया को एज ए बिज़नेस नहीं देखा जाता था. इट वाज लुक्ड अपॉन एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो सही चीज़ है वो लोगों के सामने लाए, ऐसा व्हीकल के रूप में देखा जाता था. एंड देन इन द लास्ट आई वुड से 20 years, 15-20 years, सोशल मीडिया से या इंटरनेट के आने के बाद काफ़ी अदर फैक्टर्स भी हैं, तो उसकी वजह से मीडिया में प्रॉफिट का मार्जिन काफ़ी कम हो गया. मोस्ट आर रनिंग इन लॉसेस, बट उसको इस तरीके से देखना भी नहीं चाहिए. सो आई थिंक
ये प्रॉब्लम तब होती है जब मीडिया इज़ ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव. जब तक आप सर्वाइवल मोड में है तब तक आप किसी को क्या कोई और आईना दिखाएंगे, यू नो, क्योंकि वो करने के लिए आपको पहले खुद स्टेबल होना ज़रूरी है. जब तक आपको खुद का नहीं पता कि ये नेक्स्ट फ्राइडे का मेरा प्रिंटिंग का बिल कहाँ से आएगा, यू नो, या मेरा स्टूडियो का खर्चा कहाँ से निकलेगा, तो आदमी क्या किसी के पीछे जाएगा. सो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हैज़ बिकम अ लग्जरी दिस डेज. और जो कॉर्पोरेट फंडिंग आती है तो उसकी वजह से भी कई बार आपकी ज़ुबान चुप हो जाती है, क्योंकि आप ना कुछ इतना बोल सकते हो ना कुछ दिखा सकते हो, राइट. तो आई थिंक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की फंडिंग, इसमें आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. ऑल्दो अभी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने काफ़ी फंडिंग दी है कई ऑर्गेनाइजेशंस को, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स. आई पर्सनली डोंट लाइक दैट कंसेप्ट. आप गवर्नमेंट से बेल आउट लेके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, राइट. और करेंगे भी तो भी दिखाने के लिए, बट उस पर काफ़ी लिमिटेशन लग जाती है विच इज़ वेरी ऑब्वियस. तो आई वुड सजेस्ट कि करने की ज़रूरत शायद ये है कि मे बी इफ़ नॉट वन कॉर्पोरेट हाउस, मे बी अ फ्यू कॉर्पोरेट हाउसेस कैन क्रिएट अ pool and contribute to that pool rather than investing directly in a particular media company, you know, कि आप एक फंड बनाते हो that will fund the other media companies, चाहे वो टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, so that they are not influencing any particular media house but they are also supporting all the media houses in general, you know. तो उसमें आपका इंडिपेंडेंस भी बना रहता है, उसमें आपको फंडिंग भी मिलती है, यू कैन डू योर जॉब फियरलेसली कई बार. और ये भी होना चाहिए कि मीडिया हाउस को भी पता नहीं होना चाहिए कि मुझे फंडिंग कहाँ से आ रही है. दे शुड नो कि इट्स अ फंड, यू नो, सपोर्टेड बाय 5, 10, 15 कंपनीज, बट किस कंपनी ने कितना दिया वो इतना ज़्यादा हर एक मीडिया कंपनी को बताने की शायद ज़रूरत ना हो, अदरवाइज इट विल इन्फ्लुएंस द रिपोर्टिंग ऑल्सो. ये नया कंसेप्ट है, आई एम श्योर ऐसा शायद पहले हुआ नहीं है, बट आई थिंक टाइम हैज़ कम टू हैव अ न्यूट्रल बॉडी, you know, funded by 5, 10, 15 major business houses, primarily Indo-Canadian businesses, to create such a fund, maybe run it as a not-for-profit organization, you know, with board member to have a proper oversight, and then you see which are the media houses, which are the publications that are doing a good job for the community, and then you fund them accordingly. So this way media will survive, journalism will survive. Companies can also write it off as the CSR, you know, जो भी contribution वो देते हैं, and then it's a win-win for everybody. So I think that will be maybe a practical solution, but someone has to take it to the companies and tell them कि ये long term में आपके लिए अच्छा है, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है. और ये कभी कभी जो नेगेटिव नैरेटिव इंडिया के सामने देख रहे हैं हम, उसको आप बैलेंस आउट भी कर सकते हैं, you know, and उसका रीच ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट थिंग, कि हमारा रीच भी हमेशा अपनी ही कम्युनिटी तक क्यों होता है. आप जो चीज़ जानते हो, मैं जानता हूँ, अब अगर वही चीज़ हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करते रहे तो उसका मतलब क्या है. यू हैव टू टेक इट टू द मेन स्ट्रीम. सो चाहे आपका टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो हो, चाहे प्रिंट पब्लिकेशन हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट इट रीचेज द सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम, यू नो. उसका रीच एज वाइड एज पॉसिबल होना ज़रूरी है, बियॉन्ड योर ओन इमीडिएट कम्युनिटी. तभी तो आप नैरेटिव को बैलेंस कर सकते हो ना. जैसे यू आर ऑलरेडी सोल्ड ऑन दैट आइडिया, तो आगे मैं फिर से वही चीज़ बताऊं, उसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से. दैट इज़ द शॉर्ट कमिंग दैट वी हैव, कि हम अपने ही सर्कल में घूमते रहते हैं, बाहर हमारा रीच नहीं होता. सो बाहर का इन्फ्लुएंस अपने पे होता है, अपना इन्फ्लुएंस बाहर बहुत कम ही होता है. दैट्स व्हाट माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अहम बातें की. अगर कोई क्विक वर्ड हो इन टर्म्स ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर हमारे व्यूअर्स को दीजिए. नहीं, मैसेज तो कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, मतलब एक ही है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है अपने फैमिली के साथ. उसके बाद में अपने जहाँ पे इमीडिएट आप रहते हो वो इमीडिएट सिटी, प्रोविंस, कंट्री के साथ, एंड देन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन. तो ये सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें नहीं हैं. यू कैन बी ट्रू टू ऑल ऑफ दैट एट द सेम टाइम. You can be very loyal to Canada and India both at the same time, and then if you contribute in any way
by bringing people together, by contributing your time, effort, money, supporting any worthy causes, जिसमें दोनों कंट्री को आप किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हो, तो वो आपका कंट्रीब्यूशन ही है. हर एक को मिलियनर मल्टी मिलियनर होना ज़रूरी नहीं है. सिर्फ जेब आपकी भरी हुई हो तो ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ऐसा मैं कभी नहीं मानता. कई तरीके होते हैं कंट्रीब्यूट करने के, तो जो भी हो सकता है वो करें. हमेशा एज अ कम्युनिटी हम लोग शायद थोड़ा शॉर्ट टर्म सोचते हैं, तो उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेने की ज़रूरत है हर एक चीज़ का, कि ये जो भी आज हो रहा है, कर रहे हैं कोई, अगर हम बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, तो आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा अपनी सेकंड जनरेशन के लिए, थर्ड जनरेशन के लिए. अगर हम सिर्फ इतना सोचें कि 20 साल के बाद इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एंड इफ़ यू बिहेव अकॉर्डिंगली, एंड देन इफ़ यू ऑल्सो कम टुगेदर वंस इन अ वाइल, हमेशा तो नहीं हो सकता बट जब भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस हो, कंपनीज हो, अगर हम कुछ साथ मिल के करें, it will send a very clear visible signal that at the end of the day we are all together and we are all in this together. तो बहुत फ़ायदा सबका हो सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हैं आपने. ठीक है, बाकी कुछ और जानना हो तो हमारी वेबसाइट तो वैसे स्क्रीन पे नाम तो आपने लिखा ही है, बट अदरवाइज इट्स imec.biz, imec.biz. बहुत बहुत धन्यवाद. आप विपुल जी की वेबसाइट imec.biz आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, और विपुल जी को हम और इश्यूज़ पे भी अपने स्टूडियो में आने वाले दिनों में बुलाते रहेंगे. और इस तरह हमारी कोशिश होगी कि टैग टीवी से हम जो कम्युनिटी का यहाँ पे एक अवेयरनेस का सिलसिला है, और जो हमारी एफ़र्ट्स हैं कनाडा में भारतीय कम्युनिटी की, उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नंबर्स हमारे बड़े हैं और कंट्रीब्यूशन भी बहुत है, और उसी रेशो में हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की भी ज़रूरत है. टैग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे ऐप्स एंड्रॉयड, एप्पल, अमेज़ॉन और रॉको के आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो पेपॉल, पैट्रियन या किसी भी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आज की बातचीत मेरे साथ और विपुल जानी भाई के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया.